17वीं सदी के इतिहास में ना अक्सर एक योद्धा के लिए वफादारी से बड़ा कोई गुण नहीं माना जाता था। बिल्कुल। मतलब आप जिस राजा का नमक खाते थे उसी के लिए लड़ते थे और उसी के लिए अपनी जान भी दे देते थे। इतिहास की किताबों में अक्सर ऐसे ही लोगों को नायक बनाकर पेश किया जाता है। हाँ, वो एक बहुत ही सीधा साधा नजरिया है इतिहास को देखने का। जी, लेकिन आज हम जिन ऐतिहासिक वृत्तांतों और नोट्स का गहन विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी। एकदम। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने समय रहते ये समझ लिया था कि अंधी वफादारी दरअसल एक जाल है। सही कहा। और अगर आपको अपना वजूद बचाना है या अपना खुद का कोई साम्राज्य खड़ा करना है तो आपको ये सीखना होगा कि अपनी निष्ठा को कब और कैसे बदलना है। और यही बात इस ऐतिहासिक चर्चा को इतना खास बनाती है, क्योंकि देखिए जब हम 17वीं सदी के दक्कन को देखते हैं, मतलब आज का जो दक्षिण भारत है, तो वो कोई आम दौर नहीं था। एक खौफनाक युद्ध का मैदान था वो। बिल्कुल। हम अक्सर इतिहास को बहुत सीधे सीधे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आज के हमारे स्रोत बताते हैं कि उस समय का दक्कन एक बहुत ही जटिल और खतरनाक जगह थी। और इसी अराजकता के बीच एक साधारण सरदार अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे दक्कन की राजनीति का सबसे अहम खिलाड़ी बन गया। और हम बात कर रहे हैं शाहजी राजे भोसले की। जी हाँ, शाहजी राजे भोसले। तो शाहजी राजे की रणनीतियों पर बात करने से पहले मैं सोच रही थी कि हम थोड़ा रुककर उस समय की स्थिति को समझें। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उस समय चुनौती कितनी बड़ी थी। बिल्कुल, पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये दक्कन की राजनीति असल में काम कैसे कर रही थी? कौन कौन सी ताकतें आपस में टकरा रही थी? हाँ, इसी समझने के लिए ना हमें भारत के नक्शे को थोड़ा जूम आउट करना होगा। देखिए, उत्तर भारत में उस समय मुगलों का शासन था। और मुगल कोई आम साम्राज्य नहीं थे। वे एक विशाल, बेहद अमीर और ताकतवर मशीन की तरह थे, जिनका एकमात्र लक्ष्य था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा जमाना। मतलब उनका सारा दबाव दक्षिण की तरफ यानी दक्कन पर पड़ रहा था। एकदम सही। अब दक्कन में मुख्य रूप से दो बड़ी स्थानीय सत्ताएं थीं, निजाम शाही और आदिल शाही। ये दोनों राज्य वैसे ही मुगलों के मुकाबले बहुत छोटे थे, और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि ये मुगलों से मिलकर लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ रहे थे। अरे, मतलब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है और ये आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके दरबारों के अंदर रोज कोई ना कोई नया षड्यंत्र रचा जा रहा था। मंत्री ही राजाओं को धोखा दे रहे थे। तो अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये एक शतरंज के एक ऐसे खेल की तरह है जहां बिसात और नियम दोनों लगातार बदल रहे हों। बहुत ही सटीक उपमा है। जहां आपका अपना ही कोई मोहरा आपको मार सकता है। ऐसे माहौल में तो जीवित रहना ही अपने आप में एक बड़ी जीत होगी। एकदम। और ऐसे ही भयानक अस्थिर माहौल में शाहजी राजे भोसले अपना रास्ता बना रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस दौर में बड़े बड़े शाही खानदान और सल्तनतें ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही थी। लेकिन शाहजी राजे न केवल वहां टिके रहे, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया। जरा एक मिनट रुकिए। जी बताइए। यहाँ मैं आपसे थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। जी। या यूं कहूं कि मुझे इस रणनीति में एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि शाहजी राजे ने कभी किसी एक सत्ता के प्रति अंधी वफादारी नहीं दिखाई। मतलब कभी वो निजाम शाही के साथ थे, हाँ। कभी आदिल शाही के साथ। हाँ, उन्होंने कई बार पाला बदला। तो बस यही मेरा सवाल है, अगर मैं आदिल शाही की सुल्तान हूँ और मुझे पता है कि ये आदमी बार बार पाला बदलता है, तो मैं उसे अपनी सेना में क्यों रखूंगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। तब कोई भी सत्ता उन पर भरोसा कैसे कर रही थी? क्या ये सिर्फ खुद को बचाने की अवसरवादिता नहीं थी? उन्हें किसी ने सीधे फांसी क्यों नहीं दे दी? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है, और अक्सर लोग इतिहास को पढ़ते समय यही धोखा खा जाते हैं। देखिए, शाहजी राजे कोई आम सैनिक या अकेले योद्धा नहीं थे जो अपनी तलवार लेकर किसी दरबार में नौकरी मांगने जाते थे। अच्छा, तो वो क्या थे? वे एक बहुत बड़े सरदार थे। इसका मतलब है कि उनके पास अपनी खुद की एक विशाल वफादार सेना थी, उनके अपने संसाधन थे और जमीनों पर उनका सीधा नियंत्रण था। ओह, तो मतलब उनके पास अपना खुद का एक पावर बेस था। बिल्कुल। उस समय निजाम शाही और आदिल शाही दोनों ही मुगलों के हमलों से बुरी तरह कमजोर हो चुके थे। उन्हें हर हाल में सैनिकों की, संसाधनों की जरूरत थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सुल्तानों को शाहजी राजे की जरूरत कहीं ज्यादा थी,
बजाय इसके कि शाहजी राजे को सुल्तानों की जरूरत हो। एकदम सही पकड़ा आपने। ये कोई अवसरवादिता नहीं थी, ये एक विशुद्ध पावर डायनामिक्स का खेल था। शाहजी राजे ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि ये दोनों ही सल्तनतें अंदरूनी कलह से खोखली हो चुकी हैं। अगर वो किसी एक डूबते हुए जहाज के प्रति वफादार बने रहते तो वो अपनी सेना और अपने लोगों के साथ खुद भी डूब जाते। हाँ, वो तो है। इसलिए उनका बार बार पाला बदलना दुश्मनों की तलवारों से बचने का कोई कायरतापूर्ण तरीका नहीं था। वे दरअसल ये सुनिश्चित कर रहे थे कि उनकी अपनी सैन्य शक्ति, उनके संसाधन और उनका प्रभाव किसी भी कीमत पर कम ना हो। अरे वाह, ये नजरिया वाकई पूरी कहानी को बदल देता है। मतलब वो समझ गए थे कि इन जर्जर हो चुकी सत्ताओं के भरोसे भविष्य नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। इसलिए अपनी ताकत को बचाए रखना ही सबसे बड़ी रणनीति थी। चलिए अब इस रणनीति के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे स्रोत पढ़ते समय सबसे ज्यादा हैरान किया। आप किस घटना की बात कर रही हैं? जब मुगलों ने दक्कन पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, मतलब दबाव अपने चरम पर था, तब शाहजी राजे ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी के भी गले नहीं उतरता। हाँ, निजाम शाही को बचाने वाला कदम। एकदम। उन्होंने मुगलों के खिलाफ निजाम शाही को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन तरीका क्या था? उन्होंने एक छोटे से बच्चे को निजाम शाही का राजा घोषित कर दिया। ऐसा क्यों? ये इतिहास के सबसे शानदार और जटिल राजनीतिक कदमों में से एक है। इसे यूं समझिए, सामने मुगलों की लाखों की अजय सेना खड़ी है। निजाम शाही का आधिकारिक रूप से पतन हो चुका है, उनके राजा को बंदी बनाया जा चुका है। ऐसे में कोई भी सामान्य सरदार हार मान लेता या मुगलों से जा मिलता, जो कि उस समय बहुत आम बात थी। बिल्कुल। लेकिन शाहजी राजे ने निजाम शाही परिवार के ही एक छोटे से बच्चे को खोज निकाला, उसे गद्दी पर बिठाया और खुद उसके संरक्षक या अंग्रेजी में कहें तो रीजेंट बन गए। मुझे तो ये पूरी व्यवस्था आज के कॉर्पोरेट जगत के किसी पर्दे के पीछे वाले सीईओ जैसी लगती है। ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। मतलब कुर्सी पर कोई और बैठा है, कंपनी के कागजात पर नाम किसी और का है, लेकिन असली नियंत्रण, असली फैसले, खजाना और सत्ता की पूरी डोर शाहजी राजे के ही हाथों में है। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। और अगर हम इसके पीछे की गहराई में जाए ना, कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो हमें पता चलता है कि ये कोई भावुक फैसला नहीं था। तो क्या था? ये एक पूर्ण राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन कैसे? मतलब एक बच्चे को राजा बनाने से मुगलों की इतनी बड़ी सेना कैसे रुक जाती? देखिए, मुगलों की सेना रुकी नहीं, लेकिन शाहजी राजे ने खुद को कानूनी और राजनीतिक रूप से सुरक्षित कर लिया। कानूनी रूप से? वो कैसे? क्योंकि वैधता, जिसे हम लेजिटिमेसी कहते हैं ना, वो राजनीति में बहुत बड़ा हथियार होती है। अगर शाहजी राजे खुद को राजा घोषित कर देते तो पूरे दक्कन के बाकी सरदार उनके खिलाफ हो जाते। अच्छा, क्योंकि वे एक सरदार को अपना राजा मानने को तैयार नहीं होते। एकदम सही। और मुगलों के लिए भी शाहजी राजे को एक विद्रोही या बागी घोषित करके खत्म करना आसान हो जाता। ओह, अब समझी मैं। लेकिन क्योंकि गद्दी पर निजाम शाही खानदान का ही एक बच्चा बैठा था, तो शाहजी राजे अब बागी नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो एक आधिकारिक वफादार थे जो अपने राजा की रक्षा कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने निजाम शाही की वैधता को अपनी ढाल बना लिया। अब मुगल सीधे शाहजी राजे नाम के एक सरदार से नहीं लड़ रहे थे, वो निजाम शाही के आधिकारिक प्रतिनिधि से लड़ रहे थे। क्या गजब का दिमाग पाया था उन्होंने। हाँ, इस एक चाल से शाहजी राजे को स्थानीय लोगों का और बाकी छोटे सरदारों का समर्थन जुटाने का कानूनी आधार मिल गया। लोग अब शाहजी के लिए नहीं, बल्कि अपने निजाम शाही राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे। मतलब ताज पहनने के सारे खतरों से खुद को बचा भी लिया, लेकिन सत्ता की पूरी ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे। कमाल है। यही तो उनकी दूरदर्शिता थी। पर जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है ना, हर मास्टर स्ट्रोक आपको हमेशा जीत नहीं दिलाता। मुगलों का वो दबाव, उनकी वो असीमित सैन्य शक्ति और बेहिसाब दौलत, उसके आगे एक न एक दिन तो ये ढाल टूटनी ही थी। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। और अंततः वही हुआ। निजाम शाही का पूरी तरह से पतन हो गया। मुगलों ने उसे कुचल दिया। और ये शाहजी राजे के लिए एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी झटका था। जरा सोचिए, उन्होंने अपना सब कुछ, अपना धन, अपनी सेना, अपना समय, इस सत्ता को बचाने में दांव पे लगा दिया था। मुगलों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। निजाम शाही के पतन के बाद शाहजी राजे के पास दक्कन में रुकने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा था। ये वो पल होता है जहाँ इंसान अक्सर टूट जाता है। मतलब सब कुछ हारने के बाद वापसी करना लगभग नामुमकिन लगता है। अब उनके पास विकल्प ही क्या बचे थे? कुछ खास नहीं। मुगलों ने तो उन्हें अपना नंबर 1 दुश्मन मान लिया था। निजाम शाही खत्म हो चुकी थी।
अगर वो उत्तर की तरफ जाते तो सीधा मुगलों की तलवारों के नीचे आते। ऐसे में उन्होंने क्या किया? से उनकी राजनीतिक और रणनीतिक बुद्धिमत्ता का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब निजामशाही खत्म हो गई ना, तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, आदिलशाही से समझौता करना। लेकिन यहां भी उन्होंने कोई साधारण समझौता नहीं किया। मुगलों और आदिलशाही के बीच हुई संधि के तहत यह तय हुआ कि शाहजी राजे दक्कन में नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए उन्होंने अपना रुख सुदूर दक्षिण की तरफ कर्नाटक क्षेत्र की ओर कर लिया। एक मिनट, तो क्या मुगलों और आदिलशाही ने उन्हें कर्नाटक एक तरह की निर्वासन या सजा के तौर पर भेजा था, ताकि वो राजनीति के मुख्य केंद्र से दूर हो जाए? आदिलशाही और मुगलों को शायद ऐसा ही लगा होगा। आदिलशाही ने उन्हें कर्नाटक इसलिए भेजा था ताकि वे वहां जाकर आदिलशाही के लिए नए इलाके जीतें और सुल्तान का नियंत्रण वहां स्थापित करें। तो सुल्तान को लगा कि ये मेरा काम करेगा। बिल्कुल। लेकिन शाहजी राजे ने कर्नाटक पहुंचकर जो किया, वो आदिलशाही की उम्मीदों से एकदम उलट था। कर्नाटक जाना उनके लिए कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये मुगलों की पहुंच से दूर एक ऐसी जमीन थी जहां वो अपनी शर्तों पर अपना विस्तार कर सकते थे। तो उन्होंने वहां जाके असल में किया क्या? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने वहां एक अपनी ही दुनिया बसा ली थी। हाँ, लेकिन अगर वो आदिलशाही के झंडे के नीचे काम कर रहे थे, तो उन्होंने वहां अपना स्वतंत्र प्रशासन कैसे खड़ा कर लिया? मतलब सुल्तान के जासूसों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? इसके पीछे उनका प्रशासनिक कौशल था। कर्नाटक पहुंचकर उन्होंने जो इलाके जीते, वहां उन्होंने सिर्फ लूटपाट नहीं की, जो कि उस समय की आम बात थी। इसके बजाय उन्होंने वहां एक बेहद मजबूत और स्थायी व्यवस्था कायम की। उन्होंने कर वसूलने की, यानी टैक्स कलेक्शन की, एक नई और व्यवस्थित प्रणाली बनाई। अच्छा। जो पैसा इकट्ठा होता था ना, उसका एक बड़ा हिस्सा वो आदिलशाही दरबार में भेज देते थे, जिससे सुल्तान खुश रहता था। ओह, तो सुल्तान को पैसा मिल रहा है, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहा है। एकदम सही। लेकिन बाकी पैसे से वो अपनी खुद की एक विशाल और आधुनिक सेना तैयार कर रहे थे। और इधर शाहजी राजे अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। क्या बात है। और बात सिर्फ सेना की नहीं थी। उन्होंने वहां स्थानीय कवियों, विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण देना शुरू किया। उन्होंने अपने दरबार को बिल्कुल एक स्वतंत्र राजा के दरबार की तरह सजाना शुरू किया। वहां न्याय की अपनी व्यवस्था बनाई। कागजों पर वो आदिलशाही के एक सरदार थे, लेकिन असल में जमीन पर कर्नाटक की जनता के लिए वो एक स्वतंत्र शासक बन चुके थे। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ से हमें एक ऐसे योद्धा के दर्शन होते हैं जो केवल अपनी तलवार के बल पर युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि अर्थशास्त्र, कूटनीति और प्रशासन के बल पर अपना राज्य चलाता है। बिल्कुल। ये बात मुझे सच में बहुत उत्साहित करती है। मतलब दक्कन में अपना सब कुछ राख होते देखने के बाद वो एक अनजान जगह जाते हैं, वहाँ के स्थानीय समीकरणों को समझते हैं, सुल्तान को भी शांत रखते हैं और धीरे धीरे एक पूरा समानांतर राज्य खड़ा कर देते हैं। हाँ, एक पैरेलल स्टेट। जी। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। पूछिए। कर्नाटक में उनका ये विस्तार, ये धन और शक्ति का संचय, क्या ये उनकी अंतिम मंजिल थी? क्योंकि अगर कोई इंसान इतनी शांति से अपनी सत्ता चला रहा है, तो वो शायद वहीं रुक जाना चाहेगा। साधारण इंसान होता तो शायद रुक जाता। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत यहाँ एक बहुत ही गहरे और बड़े विचार की तरफ इशारा करते हैं। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। और वो बड़ा विचार है स्वराज्य। स्वराज्य। हाँ, स्वराज्य। अगर हम शाहजी राजे के पूरे जीवन को करीब से देखें ना, तो हमें एक पैटर्न नजर आता है। उनका निजामशाही को बचाने का वो हताश प्रयास, मुगलों का विरोध करना और फिर आदिलशाही से दूर जाकर कर्नाटक में अपना स्वतंत्र प्रशासन खड़ा करना, ये अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। तो ये सब आपस में जुड़े हुए थे? बिल्कुल, ये सब एक ही दिशा में उठाए गए कदम थे। शाहजी राजे उस दौर के उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्हें ये समझ आ गया था कि चाहे वो मुगलों की गुलामी हो, निजामशाही की या आदिलशाही की, ये बाहरी सत्ताएं कभी भी स्थानीय लोगों का भला नहीं कर सकती। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 17वीं सदी के आम इंसान के लिए स्वराज की जरूरत आखिर थी क्यों? मतलब क्या ये सिर्फ राजाओं के बीच सत्ता की लड़ाई थी या इसका आम लोगों से भी कोई लेना देना था? इसका सीधा असर आम लोगों पर था। बाहरी सत्ताओं के बीच जो लगातार युद्ध हो रहे थे ना, उसमें खेत जलाए जा रहे थे, गांव के गांव तबाह हो रहे थे और किसानों पर भारी कर थोपा जा रहा था। बाप रे। शाहजी राजे ने अपनी आंखों के सामने इस तबाही को देखा था। उनका लक्ष्य केवल अपने लिए एक महल खड़ा करना या सुख भोगना नहीं था। उनका अंतिम सपना एक ऐसे राज्य की स्थापना करना था जो किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन ना हो, जहां शासन स्थानीय लोगों का हो,
नीतियां अपनी हों और जहां की जनता को हर रोज किसी नए सुल्तान या मुगल सूबेदार के रहमो करम पर न जीना पड़े। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब 17वीं सदी के उस घुटन भरे माहौल में जब बड़े बड़े सरदार मुगलों के दरबार में एक छोटा सा पद पाने के लिए लाइन में लगे रहते थे। हाँ, गुलामी करने के लिए। बिल्कुल, जब हर कोई गुलामी को ही अपनी नियति मान चुका था, तब कोई इंसान स्वराज्य का सपना देख रहा था। और शाहजी राजे ने कर्नाटक में जो किया वो इसी स्वराज्य का एक प्रोटोटाइप या प्रयोग था। अच्छा, एक प्रयोग। जी, उन्होंने कर्नाटक में यह साबित कर दिया कि बिना किसी सुल्तान की मदद के एक स्वतंत्र और सुव्यवस्थित राज्य चलाया जा सकता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में वो जमीन तैयार की, वो संसाधन जुटाए और वो वैचारिक नींव रखी जिस पर आगे चलकर स्वराज्य की असली और भव्य इमारत खड़ी होनी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका कर्नाटक जाना कोई निर्वासन नहीं था, बल्कि मराठा साम्राज्य के लिए एक लैब या प्रयोगशाला स्थापित करने जैसा था। एकदम सही। उन्होंने दिखा दिया कि प्रशासन कैसे चलता है, और हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यही स्वराज्य का बीज था जो आगे चलकर उनके बेटे शिवाजी महाराज के दिल में जागा और एक विशाल रूप ले सका। निस्संदेह है। इतिहास की इन सारी घटनाओं को अगर हम एक धागे में पिरोए ना, तो ये एकदम साफ हो जाता है कि शाहजी राजे के रणनीतिक फैसलों ने ही अप्रत्यक्ष रूप से मराठा साम्राज्य के भविष्य की सबसे मजबूत नींव रखी थी। शिवाजी महाराज को जो संसाधन मिले, कुछ बेहद वफादार और अनुभवी सिपहसालार मिले, और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता की जो वैचारिक स्पष्टता मिली, उसका बहुत बड़ा हिस्सा शाहजी राजे के इसी आजीवन संघर्ष से निकला था। तो आज के इस पूरे गहन विश्लेषण का अगर हम सार निकालें, तो शाहजी राजे का सफर एक आम इंसान की कल्पना से कहीं परे है। बिल्कुल। मतलब एक अराजक और खूनी दक्कन में केवल जीवित रहने से शुरुआत करना, वफादारी के पुराने और खोखले नियमों को तोड़कर नई रणनीतियां गढ़ना, पर्दे के पीछे से एक पूरी सल्तनत को चलाना, और फिर सब कुछ हार जाना। हाँ, और अपना सब कुछ हारने के बाद एक नई जमीन पर जाकर स्वराज्य जैसे महान विचार की नींव रखना, उनका हर एक कदम सदी के सबसे बड़े शतरंज के खेल का हिस्सा था। और ये हमें इतिहास के बारे में एक बहुत बड़ा सबक भी देता है। वो क्या? कि बड़े और ऐतिहासिक बदलाव कभी भी रातों रात या किसी चमत्कार से नहीं होते। इसके पीछे पीढ़ियों का मौन संघर्ष, खून, पसीना और एक अडिग दूरदृष्टि होती है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए यहाँ सोचने लायक एक बहुत गहरी बात है। असल जिंदगी में और इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति पेड़ लगाता है, जरूरी नहीं कि वो खुद उस पेड़ की छांव में बैठ पाए या उसके फलों का स्वाद चख पाए। सही कहा। पेड़ लगाने वाला और उसके फल दुनिया तक पहुंचाने वाला अक्सर अलग अलग इंसान होते हैं। शाहजी राजे ने वो ऊबड़ खाबड़ जमीन तैयार की, उस पर स्वराज्य का वो बीज बोया जिस पर आगे चल के छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का एक विशाल और अभेद्य वटवृक्ष खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ आके ऐतिहासिक स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में एक बहुत ही अहम और थोड़ा सा बेचैन करने वाला सवाल भी उठता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि शाहजी राजे ने स्वराज्य का जो इतना बड़ा सपना देखा था, क्या वे अपने जीते जी उसे सचमुच एक हकीकत में बदलता हुआ देख पाए? या फिर जब वे कर्नाटक की राजनीति में उलझे हुए थे, तब महाराष्ट्र की उस पथरीली और चुनौतीपूर्ण जमीन पर इस अधूरे सपने को पूरा करने का पूरा बोझ, वो सारा संघर्ष सिर्फ और सिर्फ एक युवा शिवाजी के कंधों पर आ गिरा था? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। बाप ने जो सपना दक्षिण में देखा, उसे बेटे ने उत्तर के पहाड़ों में कैसे सच किया? ये सवाल वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। बिसात अभी भी बिछी हुई थी, मुगलों और आदिल शाही की तलवारें अभी भी म्यान से बाहर थीं, लेकिन अब खेल में एक नया और तूफान लाने वाला खिलाड़ी उतरने वाला था। बिल्कुल। स्वराज्य के जन्म की ये मुश्किल और रोमांचक यात्रा जमीन पर असल में कैसे आगे बढ़ी, कैसे एक विचार ने पूरी मुगल सल्तनत की जड़ें हिला दी, और इन्हीं पन्नों को हम आगे पलटेंगे। हाँ, इस रहस्य, इस नई कहानी की अनकही परतों को हम खोलेंगे अपनी अगली ऐतिहासिक विस्तृत चर्चा में। तब तक के लिए इन विचारों पर मनन कीजिएगा जी। और याद रखिएगा, इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की तारीखों में नहीं होता, बल्कि उन रणनीतियों और फैसलों में बसता है जो आज भी हमारा भविष्य तय करते हैं। अगली चर्चा तक उस बिसात और उन रणनीतियों के बारे में सोचते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।